नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज में आज हम भूगोल विषय से संबंधित एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है ज्वालामुखी। दोस्तों, लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जहाँ उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ इस प्रकार से ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। तो विषय में सामाजिक विज्ञान, उप विषय में भूगोल, चक्र आप अपने अनुसार लिखेंगे, अवधि में 35 से 40 मिनट, और कक्षा जिस भी कक्षा में आप 6 से 8 में तक जहाँ भी बनाना चाहे वहाँ पर आप बना सकते हैं। दिनांक अपने आप लिख ही लेंगे। तो उसके बाद प्रकरण लिखते हैं। तो प्रकरण आज का हमारा ज्वालामुखी है, और इसके बाद हम सामान्य उद्देश्यों की ओर चलेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। चौथा है छात्रों में सत्य असत्य का निर्णय करने की योग्यता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करना। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं आप 5 या 6 लिख लें, उतने ही पर्याप्त होते हैं। बाकी आप और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं सामान्य उद्देश्यों को। तो छठा है छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव जीवन से संबंध स्थापित करने में सहायता करना। सातवां है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम में है कि छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्यों में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र ज्वालामुखी के कारणों को समझकर अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र ज्वालामुखी के कारण को समझकर अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। तीसरा है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र ज्वालामुखी का ज्ञान प्राप्त कर उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और रुचात्मक जो अंतिम है, इसमें लिखेंगे कि छात्र ज्वालामुखी के कारण को समझकर अपनी रुचियों को विकसित कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद दोस्तों हम सहायक सामग्री लिखेंगे। तो सहायक सामग्री में जो भी कक्षा में आप सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है चार्ट पर चित्रित ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी का चार्ट पर अंकित रेखा चित्र, और इसके साथ में जो कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ होती हैं जैसे कि चौक, डस्टर और लपेट शामपट पर कक्षा कार्य और गृह कार्य, ये तो लिखते ही हैं हर पाठ्य योजना में। उसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, कथन और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। और इसके बाद जो पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण भाग होता है प्रस्तावना। यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना ही लिखेंगे, कौशल नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पर आप छात्राध्यापिका और यहाँ पर छात्र/छात्रा क्रियाएं भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि हम लोग किस ग्रह पर निवास करते हैं। तो ये पृथ्वी ग्रह है हमारा। दूसरा है कि पृथ्वी के अंदर से जब आग निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ज्वालामुखी। और तीसरा है कि ज्वालामुखी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सभी ज्वालामुखी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जब भी पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं तो अधिकतर पाठ्य योजनाएं एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो भी पाठ्य योजना 2 अनुवृत्तियों में पढ़ाई जाती हैं उनके बारे में हम ऊपर ही उल्लिखित करते हैं। तो जैसे कि आज की पाठ्य योजना भी 2 अनुवृत्तियों में बनाई जाएगी, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो देखिए प्रस्तुतिकरण में लिखा हुआ है कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ का अध्ययन 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। तो प्रथम अनुवृत्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्रथम अनुवृत्ति में देखिए 3 कॉलम बने हुए हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं या छात्र क्रियाएं या छात्रा क्रियाएं। तो पहला देखिए शिक्षण बिंदु, ज्वालामुखी का अर्थ। तो पहले यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो यहाँ विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार संभावित उत्तर देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर छात्राध्यापक कथन या स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ वह दरार या छिद्र होता है जिससे समय समय पर पृथ्वी के अंदर से तप्त लावा और मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है। और यहाँ पर लिखेंगे कि सभी छात्र या छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब देखिए अगला शिक्षण बिंदु है मैग्मा। तो इसमें लिखेंगे कि मैग्मा किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार संभावित उत्तर देंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मैग्मा पिघली हुई शैलों का रूप है
जब यह मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला देखिए शिक्षण बिंदु में क्रेटर या वीवर। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न भी लिख सकते हैं और बिना प्रश्न के भी इसके बारे में बता सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्भेदन, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो जो पदार्थ बाहर आते हैं वे निकास नली के चारों ओर जमकर शंक्वाकार घाटी का रूप बना लेते हैं। इस प्रकार लावा के जमने से पहाड़ों के ऊपर कीप के आकार का गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर या वीवर कहते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हम श्यामपट्ट सारांश की हेडिंग देंगे। तो 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, छात्राध्यापक क्रिया या छात्र क्रिया, और यहाँ पर दूसरा कॉलम है छात्र क्रिया। यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, और यहाँ पर छात्र/छात्रा क्रिया लिखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि हमारी पृथ्वी पहले कैसे थी, किस प्रकार की थी। तो इसमें लिखेंगे कि हमारी पृथ्वी पहले एक दहकते अंगारे की भांति थी। फिर दूसरा देखिए कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो पृथ्वी अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और तीसरा है कि मैग्मा किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि पिघली हुई शैलों के रूप को मैग्मा कहते हैं। तो ये श्यामपट्ट सारांश में इस बात को लिखेंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों या छात्राओं को श्यामपट्ट सारांश, जो भी अभी ऊपर प्रश्न लिखवाए गए हैं, को कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। तो ये हो गए निरीक्षण कार्य की हेडिंग। अब जैसा कि आपको ऊपर ही बताया गया था कि जो ये आज की पाठ्य योजना 2 अनुवृत्तियों में बनाई जाएगी। तो पहली अनुवृत्ति समाप्त होती है और यहाँ पर दूसरी अनुवृत्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसमें भी 3 कॉलम बनाएंगे, बिल्कुल पहले की ही बात ही। तो 3 कॉलम में पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, और तीसरा है विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में पहला है ज्वालामुखी के वर्गीकरण। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न करेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संभावित उत्तर, विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन से 3 वर्ग हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। और जब स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ लिखेंगे उसके बिल्कुल बगल में विद्यार्थी क्रियाओं में कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। अब जो ज्वालामुखियों के प्रकार बताए गए हैं उनका भी स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग देंगे सक्रिय ज्वालामुखी की। तो प्रश्न करेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो यहाँ फिर विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जब ज्वालामुखी के मुख से समय समय पर धुआं, गैस, मैग्मा निकलते रहते हैं तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण जैसे कि माउंट एटना एवं स्ट्रम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो सिसिली द्वीप पर इटली के समीप स्थित हैं। और यहाँ लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब दूसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार था प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर संभावित उत्तर और स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जब ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक से सक्रिय हो जाते हैं तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि जापान के फ्यूजियामा तथा इटली का विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और यहाँ पर लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर अगला देखिए शांत ज्वालामुखी। यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, इसको आप सुधार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए है शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो फिर पुनः यहाँ पे जब भी प्रश्न करेंगे तो विद्यार्थी क्रियाओं में ही ये लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी संभावित उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कभी उद्गार हुआ था बहुत समय पहले लेकिन अब नहीं हो रहा, क्योंकि इनके मुख में ज्वालामुखी पदार्थ भर जाने के कारण इनका मुख बंद हो गया है। इनके मुख में पानी भर जाने से झील बन जाती है, जैसे कि म्यांमार का पोपा क्रेटर झील। इसके क्रेटर झील के बारे में और भी लिख सकते हैं कि इस क्रेटर झील में जो पानी होता है उसके माध्यम से उपचार किया जाता है जो चर्म रोग होते हैं उनके। तो यहाँ पर और भी आप 2 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश और बोध प्रश्न एक ही हेडिंग होती है, आप चाहें तो यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं या एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न देखिए कि 2 सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम बताइए। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो एटना और स्ट्रम्बोली 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरा देखिए 2 प्रसुप्त ज्वालामुखियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा और विसुवियस हैं। और तीसरा है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते किसे हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक सक्रिय हो जाते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो ये पाठ्य योजना का जो बोध प्रश्न का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद निरीक्षण कार्य में तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को शाम पर सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, तो पुनरावृत्ति प्रश्न और बोध प्रश्नों में अंतर ये होता है कि जो बोध प्रश्न होते हैं उनको शामपट पर लिखा जाता है कक्षा में, जबकि जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं इनको सिर्फ मौखिक रूप से पूछा जाता है और विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजामा किस देश में है। दूसरा देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी एटना तथा स्ट्रम्बोली किस देश में है। और तीसरा प्रश्न है कि जिस ज्वालामुखी के मुख से समय समय पर गैस, धुआं, मैग्मा बाहर निकलते हैं उसे किस ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रश्न हो गए। इनकी संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं, 4 या 5 भी लिख सकते हैं। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। और सबसे अंतिम में जो गृह कार्य का सेक्शन है इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र ज्वालामुखी के प्रकार को लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए। यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए। साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको अलग अलग विषयों की अनेकों पाठ्य योजनाएं मिल सकती हैं, जिससे उन्हें फाइल बनाने में आसानी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।